So let we start today's lecture with. मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार मैंने तुम्हें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझाया था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। और बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे चंद क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाने की कोशिश की थी, ठीक है। लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो मजेदार क्वेश्चन है वो तब बनते हैं जब हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी समझ में आ जाए। तो आज की कथा हमारी रहेगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट, ठीक। सो हमारा पॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे जो डिप्रेशन आ जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन? डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। What do you mean by freezing point of a particular thing? देखो बेटा, जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हो, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर at which freezing point is a temperature at which vapor pressure of liquid phase becomes equal to vapor pressure of solid phase। जब हमारे पास यानी फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज becomes equal to solid phase of the same component। एक कंपोनेंट लिया, उसका वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में भी देखा और सॉलिड फेज में भी देखा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस समय हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। देन इट विल बी कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। जिसे बेटा समझने की करते हैं थोड़ी सी कोशिश। उसके लिए हम बनाएंगे एक ग्राफ, ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे इसको। इस साइड मेरे पास वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ को जा रहा है और इस साइड बेटा मेरे पास टेम्परेचर है, ठीक है। इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। मान लो मैंने एक सॉलिड लिया, सॉलिड का अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा। आप बोलोगे सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होगा? अरे सॉलिड का भी कभी वेपर प्रेशर होता है। यस बेटा सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, वो एक अलग बात है, बट होता है। कैसे? देखो बेटा, आइस लेते हो तो आइस के ऊपर से वेपर्स उठते हुए नजर आते हैं कि नहीं? वो धुआं सा दिखता है कि नहीं? दैट मींस उसके वेपर बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर भी होगा, हालांकि वो वेपर प्रेशर बहुत ही कम होगा, वो बात अलग है। एक बात, सॉलिड कम टेम्परेचर पे बनेगा, दूसरा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो मान लो दिस इज अ पॉइंट, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है। ये मेरे पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। किसी भी चीज का वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज है। जब वो सॉलिड था तब उसका वेपर प्रेशर इतना था, ठीक है जी। और बेटे अगर हम उसका लिक्विड फेज लेते हैं, पहली बात लिक्विड फेज टेम्परेचर ज्यादा पे बनेगा, यानी वो थोड़ा इधर को बनेगा, और उसका वेपर प्रेशर सॉलिड से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड तो इवेपोरेट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर ऊपर वाली साइड को होगा। तो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया बेटा, ठीक। ये पॉइंट जो है ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज। कोई सॉल्वेंट ले लिया, जैसे मान लो वाटर ले लिया या कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, उसके दो वेपर प्रेशर हमने देख लिए। एक देखा इन द सॉलिड फेज, दूसरा देखा इन द लिक्विड फेज। ये नीचे क्यों? क्योंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर लेस होता है और उसका टेम्परेचर भी कम होता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, तो इस साइड भी होगा और ऊपर भी होगा। अब अगर मुझे फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो इन दो को मुझे बराबर लाना। अगर मुझे फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो इन दो को बराबर लाना होगा। बराबर लाने के लिए मैंने क्या किया, इधर ध्यान देना प्लीज। मैंने ऐसा किया
कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया। तो ये जो ग्राफ मेरे पास दिख रहा है, ये ग्राफ मेरे पास है फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ। किसका? फ्रोजन सॉल्वेंट, जमा हुआ सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट, जमे हुए सॉल्वेंट का हमने ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट, हमने वेपर प्रेशर बढ़ाया। ऑन द अदर हैंड जो वेपर प्रेशर लिक्विड का होगा बेटे, ठीक, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, इसके बराबर लाना है ना, उसको डिक्रीज करना होगा। उसको डिक्रीज कैसे करेंगे बेटे? ऑब्वियसली उसका हम टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, कम होते होते यहां पर आकर के जुड़ेगा। ये हो गया बेटा आपके लिक्विड सॉल्वेंट, यानी मोल्टन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का कर्व ये आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं इस टेम्परेचर पे, देखिए इस जगह पर फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। इस जगह पर फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मैं टेम्परेचर देखूंगा तो बेटे ये आ जाएगा TF डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो पहले बोलो ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? कि फ्रोजन सॉल्वेंट का मैंने वेपर प्रेशर बढ़ाया और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कम किया, इस पॉइंट पर आके दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर है वो क्या है? वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो दिस पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, दिस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, हमें सॉल्यूशन बनानी है, तो सॉल्यूशन किसमें बनाएंगे भाई? क्या हम सॉलिड कंपोनेंट में सॉल्यूशन बनाएंगे और या फिर हम सॉल्यूशन बनाएंगे लिक्विड में? बोलो ये सेकांत की, फटाफट बोलो, सॉल्यूशन किसमें बनाएंगे, लिक्विड में कि सॉलिड में? लिक्विड। ऑब्वियसली लिक्विड में। तो लिक्विड में अगर बनाएंगे, अगर हमने उसमें सोल्यूट डाल दिया, सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बना रहे हैं, सोल्यूट डाल दिया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा? उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। यानी टेम्परेचर वही रहेगा लेकिन उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। से दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग सॉल्यूट, यानी सॉल्यूशन। अब बेटे मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं, तो ग्राफ थोड़ा गंदा देखने में बनेगा, बाकी कुछ नहीं। ये बना दिया मैंने, ठीक है, एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे इसको सॉलिड, सॉल्यूशन लिक्विड में बना है, मुझे इसको सॉलिड के बराबर लाना है, तो मैं इसका क्या करूंगा? टेम्परेचर कम करूंगा। टेम्परेचर कम करूंगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होते होते यहां पर आकर के ये इक्वल हुआ, तो ये बेटे आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, और ये धीरे धीरे यहां आके इक्वल हुआ, तो बेटे इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर होगा वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब आप देखते क्या हो कि यहां से यहां तक जाते हुए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है बेटा? ये तो डिक्रीज हो गया है ना, पहले ज्यादा था अभी कम हो गया। सो दिस डिक्रीज is called as delta TF. Delta TF, that is depression in freezing point. Depression in freezing point. Freezing point में depression, ठीक है जी, this is depression in freezing point. तो बेटा देखो जो delta TF आया यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो कैसे निकालोगे? प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट TF डिग्री माइनस
सॉल्यूशन का ये डिफरेंस, ये डिक्रीज, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने पाया। सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ डिग्री माइनस टीएफ। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई सॉल्यूट डाल देते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे वाटर फ्रीज होना है 0 डिग्री पे, ये उससे कम हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस पे थ्योरेटिकली आते हैं। थ्योरेटिकली सबसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक, जो पेपर्स में ऐसे आते हैं। नंबर 1, हम बोलते हैं कोल्ड कंट्रीज जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह, इन कोल्ड कंट्रीज कैल्शियम क्लोराइड इज sprinkled on the roads to clear snow. Why? ठीक है जी। कोल्ड कंट्रीज होती है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, रोड्स पे हम कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, NaCl डाल सकते हैं, कोई भी सॉल्यूट डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि बर्फ पिघल जाती है। जैसे आप में से कोई इंजीनियर बने, ठीक, और उसकी पोस्टिंग मान लो स्विट्जरलैंड में हो गई, अब 6 महीने बर्फ हो गई। अब उसके साथ वाला जो होगा उसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है, तो उसके घर पे बर्फ रहेगी आगे। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है वो अंदर से नमक का एक पैकेट लाएगा, उसके ऊपर फेंकेगा और धीरे धीरे बर्फ अपने आप पिघल जाएगी। अभी क्यों? आप बोलोगे जैसे कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो जिस टेम्परेचर पे बर्फ जमी रहनी थी, फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया, अब बाहर का टेम्परेचर उस फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो बर्फ अपने आप पिघल जाएगी। तो ये बर्फ को पिघलाने के लिए हम यूज करते हैं। इससे होगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम होने से जो बर्फ जिस टेम्परेचर पे जमी हुई पड़ी थी, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाने से अब उसका बाहर का टेम्परेचर उसके फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होगा, इसलिए वो बर्फ अपने आप पिघल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कोल्ड कंट्रीज में हम कैल्शियम क्लोराइड को स्प्रिंकल करते हैं जस्ट टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, ठीक, और वो बर्फ अपने आप पिघल जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हजारों बार पेपर्स में पूछा जाता है। इसी तरह से बेटा कार रेडिएटर होता है ना, कार रेडिएटर, उसमें हम कूलेंट डालते हैं, ठीक, यानी सॉल्यूट डालते हैं। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल इज द मोस्ट कॉमन सॉल्यूट यूज्ड इन, यू कैन से, कार रेडिएटर्स। इथाइलिन ग्लाइकोल is used in car radiators, क्यों भाई? Why? देखो बेटे, इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे कार रेडिएटर में वाटर होता है, उसमें हमने इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, ये दो काम करेगा, है ना। एक, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा क्योंकि सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट जब सॉल्यूशन बनाएगा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो अगर हमारी गाड़ी कहीं ठंडे इलाके में जाएगी तो उसके अंदर का पानी जमेगा नहीं तो आप सुबह उठ के देखते हो, अगर आप मान लो कहीं पे बड़ी कोल्ड जगह पे चले जाते हो, ठीक, जैसे शिमला चले गए, वो भी सर्दियों के दिनों में, ठीक, या फिर लाहौल चले गए सर्दियों के दिनों में, तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी के रेडिएटर के नीचे ना बोरियां जला रहे होते हैं, ठीक। क्यों जला रहे होते हैं भैया? उसके अंदर का पानी जम गया, अभी पानी जम गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। समझ में आई बात? तो हम क्या करते हैं, उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं ताकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं, जिससे वो पानी जमेगा नहीं। और दूसरा खास बात, अगर हम बहुत गर्म इलाकों में चले गए तो ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर देगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा पानी का। तो ऐसा नहीं होगा कि वाटर बॉयल हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा, तो गाड़ी को ना बहुत गर्म होने देगा ना बहुत ठंडी होने देगा मेरे भाई, ना उसके अंदर का पानी जमेगा ना बॉयल होगा, तो वो काम करना आसान हो जाएगा। बट बेसिकली इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज अ कूलेंट, ठीक, ठंडा करने के लिए भी कूलेंट की तरह भी, और वैसे भी एंटी फ्रीज की तरह भी यूज होता है।
दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर बोले एंटी फ्रीज की तरह, तो इसने भी इसने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर दिया, और कूलेंट की तरह इस तरह से कि इसने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा। बोलो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो यस लिखो, जल्दी जल्दी से भी पहले, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर दिखेगा। दो ही बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं क्या? सारे आंसर दे फटाफट। दिया, पलक, जल्दी जल्दी, सानवी, अक्षित, अवनीत, एकांकी, आर्यन, निष्ठा, चलो चलो फटाफट। इसका आंसर दो फटाफट से। सर हाँ जी बेटे। सर सेकंड क्वेश्चन में आपने वो बताया था ना गर्म रीजन वाला, हाँ तो हॉट रीजन वाला दोबारा बता दो एक बार। हाँ जी जरूर। देखो बेटे, जो भी सल्यूट डालते हैं, सल्यूट डालने से दोनों ही चीजें होंगी। हमेशा कोई भी सल्यूट डालेंगे वो बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेशन करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल तो है ही है। तो भैया वो एलिवेशन तो करेगा ही करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगा तो है ही। कोई भी सल्यूट डालेंगे और फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेगा। ठीक, ये तो सिंपल बात है। तो अगर ये एंटी फ्रीज की तरह यूज हुआ तो इसलिए क्योंकि इसने फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस किया, और बेटा बॉइलिंग पॉइंट को इसने क्या किया? एलिवेट किया। ठीक, क्योंकि अगर सल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, तो बॉइलिंग पॉइंट लेट आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन हो गई और फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन हो गई। दोनों ही चीजें होंगी जब भी हम कोई सल्यूट किसी सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा कि गर्म जगहों पे गाड़ी के रेडिएटर में पानी बॉयल नहीं होगा, इंजन बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि इंजन से जो हीट निकलती है वही तो कार रेडिएटर ने एब्जॉर्ब करनी होती है। ठीक, अगर उसका पानी बॉयल हो गया तो बेटा वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा, गर्म होकर गाड़ी में आग भी लग सकती है बेटी। समझ में आई? इसलिए हम उसमें कूलेंट डाल के रखते हैं ताकि पानी का एलिवेशन हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाए, वो बॉयल ना हो, इंजन से निकलने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर सके, इंजन बहुत जल्दी गर्म ना हो, जिसकी की वजह से गाड़ी में आग वगैरह ना लग सके। बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन, कभी कुल्फी देखी होगी, कुल्फी बेचते हो देखी होगी ना? कुल्फी जमाते समय दो क्वेश्चन, कुल्फियों के अंदर हम नमक डालते हैं, कभी तुमने कुल्फी खाई होगी तो उसमें थोड़ा सा नमकीन टेस्ट जरूर आता है। यस सर। वी ऐड दैट नमक इन कुल्फी। देखो बेटे, हम क्या करते हैं, कुल्फी में नमक डाल के उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करने का मतलब क्या होगा कि जैसे कुल्फी अगर 0 डिग्री पे मान लो मेल्ट होनी थी, ठीक, 0 डिग्री पे मेल्ट होनी थी, अब मैंने उसमें सल्यूट डाल दिया, आफ्टर एडिशन ऑफ सल्यूट, आफ्टर एडिशन ऑफ सल्यूट, एडिशन ऑफ सल्यूट, ठीक, जैसे हमने इसमें सल्यूट डाला, इसका -3 आ गया, मान लो टेम्परेचर -3 आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, यानी अब इसको जमाया है -3 पे, अदरवाइज जमनी किस पे थी? 0 डिग्री पे। अब अगर मान लो आपने नमक नहीं डाला होता, सल्यूट नहीं डाला होता, तो क्या होता? आप कुल्फी को बाहर निकालते, क्योंकि उसका 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट था और आपका बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री, तो एकदम से वो कुल्फी मेल्ट कर जाती, हाथ में तिल्ला रह जाता और कुल्फी ठप नीचे, बहुत जल्दी मेल्ट कर जाती। हाँ, अगर उसका मैंने फ्रीजिंग पॉइंट -3 तक ला दिया है, अब -3 से 0 तक आते आते, मतलब जो टेम्परेचर वहां तक आते आते, पहले कुल्फी वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगी फिर ही तो मेल्ट करेगी ना, अब वो आते आते कुछ टाइम ले लेगी, उतने टाइम में आप कुल्फी चट कर जाओगे, मजे ले लोगे कुल्फी के, वो गिरेगी नहीं। तो कुल्फी में क्यों डालते हैं नमक? इसलिए डालते हैं बेटा नमक कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाए और इनफ टाइम मिल जाए हमारे पास कुल्फी का मजा उठाने के लिए। ऐसा ना हो कि एकदम से कुल्फी जल्दी से मेल्ट कर जाए, अगर कुल्फी जल्दी से मेल्ट कर गई तो हमें जल्दी जल्दी खानी पड़ेगी, इतना मजा नहीं आएगा। तो अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपने डिप्रेस कर दिया है, -3 -10 तक ले गए हो, तो -10 से जिस टेम्परेचर पे हम कुल्फी खा रहे हैं वहां तक आने में थोड़ा समय लगेगा, और समय लगेगा तो उस समय तक आप उस कुल्फी को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपने 0 डिग्री पे ही इसको क्या रखा है, जमाया है, तो भैया जो टेम्परेचर बाहर का है फटाफट से उसके पास तक 0 डिग्री से जैसे ऊपर टेम्परेचर गया कुल्फी। बात समझ में आई? क्लियर हो गया?
तो ऐसे उसमें नमक डालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करने के लिए। अरे हजार एप्लीकेशंस हैं। जिसे कुल्फी को जमाते ना बेटा, तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, हम उसके जो कुल्फी जहां रखी होती है ना बेटा, आपने बाजार में लोग कुल्फी बेचते रख देखे होंगे, उन्होंने एक डब्बा रखा होता है, उस डब्बे के अंदर यूं करके एक और डब्बा होता है, और इस डब्बे में हमने कुल्फियां रखी हुई होती है। ठीक, इस डब्बे के अंदर मैंने कुल्फी रखी हुई है। अब यहां जो बाहर होता है डब्बे के बाहर, वहां बेटे हम लोगों ने आइस रखी होती है, हमने यहाँ पे आइस रखी हुई होती है बाहर, और आइस जमाते हुए उसमें बेटे हम नमक डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं। ठीक, उसमें क्या डाल देते हैं, NaCl, ताकि ये आइस जो है वो जमे ही लेस टेम्परेचर। अगर मैंने नमक नहीं डाला होता है 0 डिग्री पे जम जाती, तो यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री रहता, तो अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री रहता। अगर अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री रहता और 0 डिग्री मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता, कुल्फी वैसे ही पिघल जाती अंदर, या बहुत जल्दी पिघल जाती। अब मैंने क्या किया, मैंने NaCl डाल के इसको जमाया। जब NaCl डाल के जमाया तो इसका टेम्परेचर -3 या -10 डिग्री, तो यहां -10 डिग्री, तो यहां पे -10 डिग्री, जबकि कुल्फी आपकी 0 डिग्री पे क्या होनी थी, मेल्ट होनी थी, पर यहां टेम्परेचर -10 डिग्री, इस वजह से जमी हुई रहेगी, इस वजह से जमी हुई रहेगी, तो कुल्फी खराब नहीं होगी, पिघलेगी नहीं। इसलिए हम यहाँ पे बाहर नमक डालते हैं, ताकि हमारी जो बर्फ जमे वो जमे ही लेस टेम्परेचर पे, ताकि उस बर्फ का टेम्परेचर कम हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कुल्फी से कम हो, जिससे कुल्फी अंदर पिघले नहीं। ये डीप फ्रीजिंग हो गई। बोलो बेटे, ये चारों चीजें समझ में आई कि नहीं है, जल्दी बोल देना प्लीज। कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं मेरे से अभी, राइट नाउ। यस मिस्टर मुकुल, समझ में आई कि नहीं? शाबाश शाबाश। मिस्टर मुकुल, आपका आंसर नहीं आता है मेरे पास, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ठीक, तो मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं, कोल्ड कंट्रीज में हम क्यों डालते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, और जो बर्फ है वो सड़क पे पड़ी हुई अपनी अपने पिघल जाए, रोड्स क्लियर हो जाएं अपने आप, आपको बार बार उसके ऊपर वो स्नो कटर्स ना चलाने पड़े, वो अपने आप मेल्ट हो जाए। ठीक, इस वजह से हम कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। ठीक, इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं कार रेडिएटर्स में, ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाए और बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाए, जिससे ना तो पानी जल्दी फ्रीज हो, ना जल्दी बॉयल हो, तो जो आपका कार रेडिएटर है वो इंजन की हीट को एब्जॉर्ब भी कर सके और जमे भी नहीं। ठीक, दोनों ही चीजें हो जाएं, इसलिए इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं। कुल्फी जमाते समय उसमें नमक डालते हैं, और कुल्फी वाले बॉक्स में आसपास नमक डाल के कम टेम्परेचर पे कुल्फी जमाते, ताकि कुल्फी जमी हुई रहे। इसी तरह से आपने सुना होगा अभी रिसेंटली कि यूएसए ने एक आर्टिफिशियल बारिश भी करवाई। बहुत जगह करवाते हैं आर्टिफिशियल बारिश। ये आर्टिफिशियल बारिश कैसे करवाते हैं बेटा, कैसे करवाते हैं आर्टिफिशियल बारिश? जो बादल होते हैं, बादल के ऊपर जाके कैल्शियम क्लोराइड स्प्रिंकल कर देते हैं। जहाज से बादल के ऊपर जाके, बादल में क्या होता है, जमा हुआ वाटर होता है बेटा, क्या होता है, जमा हुआ वाटर होता है। हम उसमें क्या करते हैं, नमक डाल के उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करते हैं, और उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। प्रेसिपिटेशन का यहाँ मतलब जमना नहीं, यहाँ प्रेसिपिटेशन, आइस की प्रेसिपिटेशन का एक्चुअली मतलब, यानी बादल की प्रेसिपिटेशन का एक्चुअली मतलब बारिश हो जाना, यानी वो पिघल जाना। समझ में आई? तो बेसिकली हम ये बोलेंगे कि बादल के ऊपर जाके उसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड फेंक देंगे, जहाज से बादल के ऊपर जाके उसमें कैल्शियम क्लोराइड फेंक देंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, और उसके अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा। पानी ज्यादा होगा तो फिर बारिश होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है बेटा। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब देखो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के थ्योरेटिकल के बाद न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात करें, तो बात वही है कि डेल्टा टीएफ is directly proportional to mole fraction of solute. Obviously जितना मोल फ्रैक्शन solute का डालूंगा उतना ही ये नीचे आता जाएगा, उतना उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और जितना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा
उतना ये ग्राफ इधर आता चला जाएगा। जैसे यही ग्राफ ले लो, ग्राफ यही है, यहां पे लिया आपने वेपर प्रेशर और यहां पे लिया आपने टेम्परेचर, ठीक है जी, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक। यहां लिया सॉलिड का वेपर प्रेशर, फ्रोजन सॉल्वेंट का, ठीक। यहां बेटे पहले प्योर सॉल्वेंट का ले लिया, प्योर सॉल्वेंट, ठीक। तो ये यहां पे आके जुड़ा, तो बेटा इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा जो टेम्परेचर आ गया वो बेटे हमारे पास TF डिग्री आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब मैंने इसकी जगह पे 1 मोलर सोल्यूशन ले ली, क्या ले ली, 1 मोलर सोल्यूशन, यानी इसमें थोड़ा सा सोल्यूट डाल दिया, ये लो 1 मोलर सोल्यूशन, यहां पे ले लो 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक, सोल्यूट डाल दिया। अब इसको जब हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे, कम करते करते ये यहां पर आकर के जुड़ेगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास आ जाएगा TF, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली TF। हमने 1 मोलर की जगह अभी ले लिया 2 मोलर, ठीक, ये 2 मोलर सोल्यूशन ले लिया, तो फ्रीज और आपका वेपर प्रेशर कम हो गया, जैसे सोल्यूट डालते जाओगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये और भी आगे जाके जुड़ेगा। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये फ्रीजिंग पॉइंट आया, तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास यहां से यहां तक डिप्रेस हुआ था, यहां से यहां तक डिप्रेस हुआ था, अब यहां से यहां तक हो गया। तो जितना आप कंसंट्रेशन डालते चले जा रहे हैं उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डिप्रेस 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 होता जा रहा है। इसका मतलब डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XP मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जैसे डेरिवेशन मैंने करवाई थी आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की, सेम डेरिवेशन कर दीजिएगा, ठीक, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेम डेरिवेशन आपको मोल फ्रैक्शन की डेरिवेशन से आगे लेके गया था ना। तो अल्टीमेटली यहां पे आएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KBM, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, जैसे KBM तक था वैसे KFM तक आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटे एक्सप्रेशन बचेगा। अब यहां पे KF क्या है बेटा, ठंड में तो बड़ों बड़ों की चीखें निकल जाती है, ये तो फिर कांस्टेंट है, तो ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, चीख चीख के निकला कांस्टेंट, ठीक। तो क्या बोलोगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बेटा क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपी होती है ठंड पे स्टडी, कम टेम्परेचर पे स्टडी, तो इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। अगर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो कैसे डिफाइन करोगे, आप इसको 1 मान लोगे, 1 मान लोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज, इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। इसीलिए इसको बेटे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ वो हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। डिफाइन करोगे, इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। बोलो क्लियर और नॉट। अब चलो, ये तो हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक, कि किस तरह से होगा, थ्योरी क्या है इसकी, थ्योरी समझ ली है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तो मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक, न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल स्टडी
numerical study of depression in freezing point। देखो भाई, सिंपल से शुरू करते हैं जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं, और बेटा ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो आसपास के लोग देख भी नहीं सकते। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इथाइलिन ग्लाइकोल इज अ कॉमन ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज। इथाइलिन ग्लाइकोल is a common automobile antifreeze। ठीक, calculate the freezing point, calculate the freezing point of a solution containing 12.4 gram of ethylene glycol in 100 gram of water, 100 gram of water, where Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole, 1.86 Kelvin kg per mole। ठीक, देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है डेल्टा टीएफ जो होगा वो केएफ इंटू एम होगा, वेयर एम इज मोलैलिटी। ठीक, और मोलैलिटी हमें पता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000 होता है। इसको यहां पुट करेंगे तो डेल्टा टीएफ जो आएगा वो आएगा केएफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। सो डेल्टा टीएफ जो आ जाएगा बेटा यहां पर केएफ की वैल्यू कितनी है 1.86, वेट ऑफ सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल का 12.4 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास जो है इथाइलिन ग्लाइकोल का, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH2OH, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका मोलर मास हमारे पास निकालोगे तो 62 आ जाएगा, तो यहां 62 इंटू वेट 100। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3.72 केल्विन, 3.72 केल्विन। ठीक है जी, अब हमें पता था कि डेल्टा टीएफ जो होता है वो होता है टीएफ डिग्री माइनस टीएफ। हमें तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने को बोला है, तो हमें पता है ये डेल्टा टीएफ कितना आ गया 3.72 इज इक्वल टू, वैसे 0 डिग्री होता है बेटा, पिछली बार भी तुम्हें समझाया था यार, केल्विन डिग्री एक ही बात होगी, यहाँ 0 लिख देना, और माइनस टीएफ, तो जब टीएफ निकालोगे वो आ जाएगा -3.72 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में है। हाँ, अगर केल्विन में निकालना चाहते हो इसमें 273 प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 273 प्लस करोगे तो केल्विन में आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? कोई मुश्किल? तो इससे पहले कि आगे चलूं, फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी जल्दी करके दिखाना। सर सर यस, पूछना चाह रहे हो? हाँ जी बोलो।
सर वहाँ पे हम जहाँ पे आपने 0 डिग्री लिया है वहाँ पे हम 270 डिग्री ले सकते हैं केल्विन में। केल्विन ले सकते हैं बेटा, 273। केल्विन ले सकते हैं, फिर वो केल्विन में ही आंसर आएगा। ओके ठीक, सर। वो लोग उसके हिसाब से चलना। ठीक, तो चलो फटाफट से लिख के बताओगे, क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल is mixed with 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water, 600 gram of water. Calculate freezing point of solution. Calculate freezing point of solution. If Kf is, calculate freezing point of solution. If Kf is 1.86 Kelvin kg per mole, 1.86 Kelvin kg per mole. Quickly करके दिखाना है मेरे को ये। सानवी गलत है। अरे क्या करते हो यार, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। हाथ पकड़ के थोड़ी करवाऊंगा तुम्हारी कैलकुलेशन, सुपन गलत है बेटा। डेल्टा टी एफ, के एफ दिया 1.86, डब्ल्यू बी 45 इंटू 1000 डिवाइड बाय 62, वेट ऑफ वाटर 600। इतना ही सॉल्व करना है अपने को, इतना ही सॉल्व करना है अपने को। ठीक, तो हमारे पास डेल्टा टी एफ जो आएगा 1.86, ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.25। कितना आएगा? 2.25 या 2.2 के करीब करीब समझ लो। चलो इतना मैं तुम्हें बोल दे, इससे ज्यादा क्या करना रहूंगा। ठीक, ये केल्विन में ले लो। अब हमें पता था कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ डिग्री माइनस टी एफ, तो ये 2.2, ये 0 डिग्री माइनस टी एफ, तो टी एफ जो आ गया वो माइनस 2.2, या तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में लेके चल रहे हैं। केल्विन में मत लिख देना इसको, केल्विन में 273 करना होगा यहां पर, तो केल्विन में आंसर आएगा। अरे बोलो क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ठीक, कैलकुलेशन तो तुम ही नहीं करनी मेरे दोस्त, कैलकुलेशन करने वाला मैं कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखना। KF for benzene, KF for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. KF for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. ठीक, हमें कहा सिलेनियम exist as a polymer, selenium exists as a polymer, exists as a polymer। ठीक, फिर बोलता है when 3.26 ग्राम ऑफ सिलेनियम, SeX पॉलीमर है तो मेरे को पता नहीं है तो मैंने SeX लिख दिया है। ठीक, सिलेनियम is dissolved in 226 gram of benzene,
benzene, the observed freezing point, the observed freezing point, the observed freezing point is minus 0.112 degrees Celsius. Minus 0.112 degrees Celsius. What is the molecular mass? Molecular mass and molecular formula of SEX. जबकि एटॉमिक मास हमें सिलीनियम का दिया है 78.8. एटॉमिक मास ऑफ सिलेनियम इज 78.8. अब देखो भाई, हमारे पास ये पता नहीं है कितना. पहले तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, हाउ कैन यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो हमने ऐसे लिख देना था कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000. बोलना ये तो हमें पता ही है, हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकालना. ये यहां चला गया, तो मॉलिक्यूलर मास इज KF WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA. अब यहां हमें गिवन क्या क्या है? KF दे रखा है 4.9 और वो भी पर केजी है, तो एज इट इज रहने देना. पिछली बार तुम्हें समझाया था, अगर पर केजी नहीं हुआ, 100 ग्राम के लिए हुआ या 10 ग्राम के लिए हुआ तो कैसे करना है, बताया था. 100 ग्राम के लिए होगा तो 1000 के लिए एक पॉइंट शिफ्ट कर देना है. ठीक. अब देखो बेटे, KF दे रखा है. दूसरा, वेट ऑफ सॉल्यूट 3.26 दे रखा है. वेट ऑफ सॉल्वेंट 226 दे रखा है. ठीक है. डेल्टा TF दे रखा है कितना? माइनस 0.112. ठीक. हाँ, ये TF दे रखा है, TF क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है ना, माइनस दिस. ठीक. और हमें बाकी चीजें निकालनी, तो हमें पता था डेल्टा TF इज TF डिग्री माइनस TF. सो डेल्टा TF is 0 minus 0.112, यानी डेल्टा TF आ गया 0.112. अब यहां सब कुछ पुट कर दो, तो MB आ गया, KF की वैल्यू 4.9. WB कितना है भाई हमारे पास? वेट 3.26 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.112 और वेट ऑफ सॉल्वेंट 226. सॉल्व कर लो भाई. जब यहां से तुमने मॉलिक्यूलर मास निकाला होगा, ठीक, जो भी आया होगा, ठीक, जो भी आया होगा, आपको पता है कि मेरे पास फॉर्मूला था SEX, जिसमें SC का मास इतना है, तो मैं ऐसा लिख सकता था 78.8x शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास. तो X is molecular mass upon 78.8. ठीक. तो बेटा जी मॉलिक्यूलर मास हमें ऑब्वियसली यहां से निकालने को मिल जाएगा. इससे ये डिवाइड करके निकालेंगे, X निकल जाएगा. X को यहां पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. बोलो भाई, क्लियर हुआ इस तरह का क्वेश्चन कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? देखो बेटे, ये सिंपल 2+2 वाले क्वेश्चन थे. ठीक. डेल्टा TF निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब मैं तुम्हें ले जा रहा हूं इसके लेवल 2 टाइप क्वेश्चंस. ये लेवल 1 था, अब लेवल 2 टाइप क्वेश्चन देखिएगा. इसी में लेवल 2 टाइप क्वेश्चंस जो बेसलाइन कर सकता है सॉल्व. ठीक. करवाओ, 2 बच्चों को सॉल्व करवाओ. लेवल 2.
ठीक, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम बच्चा सॉल्व कर नहीं सकता है, पर तुम आम हो ही नहीं, ठीक है भाई। तो तुम्हें खास बंदे से पढ़ना है तो खास ही चीजें पढ़नी है। तो लेवल 2 देखिएगा, ठीक। हमें बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड, the amount of ice separated, calculate the amount of ice separated on cooling a solution, on cooling a solution, calculate amount of ice separated on cooling a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram of water, 200 gram of water, ठीक है जी। if its depression in freezing point, if its depression in freezing point is 9.3 डिग्री सेल्सियस, या ऐसा बोल सकते थे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट -9.3 है, तो मतलब डेल्टा टीएफ 9.3 डिग्री सेल्सियस होगा। केएफ वाटर का वैसे तो हमें याद ही रखना होता है, बट नहीं भी याद हो तो वैसे दिया होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझो थोड़ा सा, क्वेश्चन करने से पहले समझो। बेटा घर पे कभी कुल्फी जमाई है तुम लोगों ने? फ्रीजर में कुल्फी जमाई है भाई? जब फ्रीजर में कुल्फी जमाते हो, वो अफ़ज़ा डाल के जो भी करते हो, जब वो निकालते हो उसके, जब उसको चूसते हो तो थोड़ी देर बाद उसमें बर्फ रह जाती है, isn't it? यानी वो बर्फ सॉल्यूशन में एक्चुअली चेंज नहीं होता, वो पानी सॉल्यूशन में एक्चुअली चेंज नहीं होता। जो सॉल्यूशन में चेंज होता है वो तो आप पी जाते हैं, ठीक है जी, वो तो आइसक्रीम की तरह जम जाती है, बाकी आइस रह जाती है। समझ में आई मेरी बात? तो देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, पर जब तक करवाऊंगा नहीं जिंदगी में आएगा भी नहीं। आइस किसकी बनेगी? ऑब्वियसली इस वाटर की बनेगी। यानी ये सारा का सारा वाटर यूज नहीं हुआ होगा ना सॉल्यूशन बनाने में, सारा का सारा वाटर यूज नहीं हुआ होगा सॉल्यूशन बनाने में, इसमें से कुछ यूज हुआ होगा। जो सॉल्यूशन बनाने में यूज हो गया वो तो चला गया, बाकी बचा हुआ जम करके आइस बन गया, ठीक। तो हमने क्या करना है, आइस सेपरेट निकालने के लिए हमने ये तो रहने देना है कि ये सारा का सारा वाटर सॉल्यूशन में यूज नहीं हुआ है। इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, इसके लिए हम कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर कभी भी आइस सेपरेटेड या सॉल्वेंट सेपरेटेड पूछा हो तो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लें फॉर दिस, इसको यूज ना करें। अब देखो यहां पे आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 50 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 50 ग्राम, इसको यूज नहीं करना अभी हमने। और डेल्टा टीएफ दे रखा है हमारे पास 9.3 डिग्री सेल्सियस, केएफ दे रखा है, हमें पता था डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यूए इंटू 1000। मैंने कहा कि ऐसे केस में हमें सिर्फ वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो यहां से निकला, जो कि सॉल्यूशन में यूज हुआ, जिससे इतना डिप्रेशन मिला, दैट इज केएफ डब्ल्यूबी इंटू 1000
डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू MB। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालो यहां पर। KF कितना है 1.86, WB कितना दे रखा है 50 और 1000 हमें पता है। डेल्टा TF कितना दे रखा है 9.3 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 62। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 62। बेटे इसको जरा सॉल्व कर लो, इसको जरा सॉल्व कर लो। तो यहां जब सॉल्व करते हो ये आंसर 161.29 आ गया। ये वाटर सॉल्यूशन बनाने में यूज हो गया, ये वाटर सॉल्यूशन बनाने में यूज हो गया था 200 ग्राम, ये यूज हो गया। बाकी बचा क्या हो गया प्रेसिपिटेट हो गया, आइस बन गया। तो आइस सेपरेटेड, आइस सेपरेटेड 200 ग्राम वाटर था उसमें से यूज हो गया 61.29। सो आंसर कितना आ गया इसको सॉल्व करके 38.71। ये आपका आइस सेपरेटेड आ गई। दिस इज वेट ऑफ आइस सेपरेटेड। बेटे समझ में आया? जब भी वेट ऑफ आइस सेपरेटेड है ना, ऐसे पूछा वेट ऑफ आइस सेपरेटेड, वेट ऑफ सॉल्वेंट सेपरेटेड, बस सॉल्वेंट का ये वेट ऐसे रहने देना है और आपने अपना फॉर्मूला लगा के वेट ऑफ सॉल्वेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन निकाल देना है। फिर इसमें से वो वेट माइनस कर देंगे, बाकी वेट ऑफ आइस सेपरेटेड होगा। बोलो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो। जल्दी बोलना, जल्दी, क्विकली। यस निष्ठा जी समझ में आया? यस सर। सिंपल कर दिया मैंने। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया तो आप जूझते रहो, सॉल्व ही नहीं हो सकता है। लेकिन यहां से बहुत इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन ये इजी था। अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन देखना है, लेकिन उसमें चेंज देखना जरा। क्वेश्चन सेम होगा लेकिन उसमें चेंज देखिएगा। आपको कहा व्हाट इज द वेट ऑफ ice separated, what is the weight of ice separated from 1 kg, from 1 kg of 1 molal, from 1 kg of 1 molal aqueous solution, 1 molar aqueous solution of urea, take 1 kg of 1 molar aqueous solution of urea so as to depress the freezing point, so as to depress the freezing point by 10 degree, so as to depress the freezing point by 10 degree. Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. दोनों क्वेश्चन में जरा फर्क ढूंढो। यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट भी दे रखा था और यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा था, दोनों अलग अलग से दे रखे। पर ये 1 kg का kg ये सॉल्यूशन का वेट है, ये सॉल्वेंट का वेट नहीं है, ये सॉल्यूशन का वेट है। अब ये क्वेश्चन करवा लो किसी से। अब पहली बात तो ये है कि हमें सॉल्वेंट का वेट अलग से चाहिए, तभी तो हम उसको अलग रखेंगे और उसमें से फाइनली माइनस करेंगे। सॉल्यूट का वेट अलग चाहिए। इस 1 kg में सॉल्यूट भी है और इस 1 kg में सॉल्वेंट भी है।
अब कैसे पता चले कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट? तो इसमें सबसे पहला काम है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट निकालना। अगर टोटल सॉल्यूशन का वेट दिया हो तो पहला काम है वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालना। वो कैसे निकालेंगे? 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होता है? यस मिस मुदिता, 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? मुदिता, 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? यस मुकुल, बोलो बेटा, शाबाश। Sir, the solution which contains 1 mole of solute over 1 kg of solvent. शाबाश। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ यूरिया, सॉल्यूट क्या है? यूरिया, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये मतलब है इसका 1 मोलर का। अब यूरिया जो होता है, यूरिया, इसका मोलर मास 60 होता है, मोलर मास 60 होता है। इसका मतलब हम इससे ये समझ सकते हैं कि 60 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटे? वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg मतलब 1000 ग्राम प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 60, यानी 1060 ग्राम। ये हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब अकॉर्डिंगली हमें समझ में आया कि 1060 अगर 1 मोलर दिया है, 1 मोलर दिया तो ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो 1060 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contains 60 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक, हमें इस सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट देखना। सॉल्यूशन का टोटल वेट इतना आ गया था, किसका? 1 मोलर का, 1 kg का नहीं, वो तो अलग है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये था कि 1 मोल यूरिया का 1 kg में है, यानी 1000 ग्राम के अंदर 60 ग्राम यूरिया का है, यानी टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन 1060 ग्राम है। 1060 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 60 ग्राम ऑफ यूरिया। तो 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन 60 डिवाइडेड बाय 1060, और हमारे पास था 1 kg, ये सॉल्यूशन का वेट था। तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन 60 बाय 1060 इंटू 1000। ठीक है जी, सर आ गया 943 पॉइंट, ये आ गया बेटा 56.6 ग्राम, ये आ गया 56.6 ग्राम। यानी ये जो 1 kg सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, उसमें से इतना यूरिया है। तो बेटा वेट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट वो कितना होगा? टोटल वेट 1000 हो गया, उसमें से यूरिया का वेट करो माइनस, हमारे पास आ गया 943.4 ग्राम, 943.4 ग्राम। अब बेटे हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट भी है और अब वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट को रहने देंगे और ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन इससे आगे वैसे ही होता है। सर हमें समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूं, बहुत इजी है। देखो बेटे हमें यह देखना था 1 kg में कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट। क्या देखना था? 1 kg में कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट, यही देखना था बेटा हमें। हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन थी। 1 मोलर का मतलब था 1 मोल 1 kg में, यानी 60 ग्राम 1 kg में, यानी उसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर का मतलब होना था 1000 में 60, यानी 1060 ग्राम। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये होना था, और उस 1 मोलर में 1060 में कितना यूरिया होना था? 60, 1 मोल। तो 1 में कितना, और 1 kg जो हमारे पास था उसमें कितना, ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। तो 1 kg में वेट ऑफ यूरिया आ गया। अब हमें वेट ऑफ वाटर निकालना है,
तो 1 kg में से सॉल्यूट का वेट माइनस किया, वेट ऑफ वाटर आ गया। अब हमारे पास वेट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है, अब हमारे पास वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। पर हमने बोला था कि इसको यूज नहीं करना, इसको यूज नहीं करेंगे, इसको लास्ट में रखेंगे, हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, कैसे, जैसे यहां निकाला था, क्या आएगा, KF WB 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू MB। ठीक, KF था 1.86, WB 56.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10 डिग्री, मॉलिक्यूलर मास 60। तो यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया मेरे पास, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मान लो 175.6 ग्राम आ गया, मान लो। ठीक, 175.46 ग्राम आ गया, या जितना भी सॉल्व करके आया होगा, जो भी आ गया यहां से निकाल लो। और लास्ट में आइस सेपरेटेड, ठीक, आइस कितनी सेपरेट हुई, वेट था इतना 943.4 ग्राम वाटर का वेट था, उसमें से यूज हो गया WA जो यहां निकाला, बाकी आइस सेपरेट हो गई। बोलो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बोलो बेटे, जल्दी यस और नो करो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन दोबारा सिखाएंगे। जल्दी जल्दी, हिमांशु तेरे को आ गया बेटा? फर्क देखो दोनों में बेटा, यहां वेट सॉल्वेंट का ऑलरेडी दिया था, इसलिए हमने इसको बचा के रखा, बाकी वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला और इसमें से इसको माइनस कर दिया, खत्म। यहां वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया था, तो पहले हमने उससे सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का वेट अलग अलग कर दिया, और फिर निकाल के इसमें से माइनस कर दिया, खत्म। पर इसके लिए पहले हमें यह सोचना पड़ा कि 1 मोल, अगर 2 मोल होती तो 2 मोल यूरिया यानी 120 ग्राम, तो 120 ग्राम 1000 में, तो टोटल वेट होता है दिस प्लस 120, तो फिर जितना वेट था उसमें कितना यूरिया, एक में कितना और 1 kg में कितना, ऐसे निकाल के वेट ऑफ सॉल्यूट अलग, वेट ऑफ सॉल्वेंट अलग, दोनों हमने निकाला होता और दोनों निकाल के फिर आंसर करते। बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? यस कार्तिकेय, जो पूछना चाहते हो मुंह खोल के पूछो भाई, फटाफट। सर अगर मोलर की जगह मोलर गिवन होता तो हम थर्ड स्टेप में 100 ग्राम माइनस 60 ग्राम करते। अगर मोलर दिया, आपने तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट निकालना है, मोलर दिया तो डेंसिटी देनी होनी जरूरी है, तो डेंसिटी से वेट आएगा भाई। ओके सर, समझ में आई? यस सर। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो आइस सेपरेटेड। अब मान लो कल को आपको सॉल्यूट सेपरेटेड बोल दे, कितना सॉल्यूट है जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो बेटे जो सॉल्यूट का वेट दिया होगा उसको रहने देना, ऐसे ही सॉल्यूट का वेट निकालना और लास्ट में उसमें से माइनस कर देना। अगर कल को आपको सॉल्यूट का वेट बोला कितना क्रिस्टलाइज हो गया, हाउ मच सॉल्यूट इज क्रिस्टलाइज्ड, जैसे सॉल्वेंट का वेट निकाला था वहां से सॉल्यूट का वेट निकाल देना और टोटल में से माइनस कर देना, सेम ही तो क्वेश्चन हो गया, सिर्फ सॉल्वेंट की जगह क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया बेटे। बोलो क्लियर? नो, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लीज सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बोला है 0.1539 मोलल aqueous solution of cane sugar 0.1539 molar aqueous solution of cane sugar has a freezing point.
has a freezing point, has a freezing point 271 Kelvin, 271 Kelvin, while freezing point of pure water, while freezing point of pure water, while freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. What will be freezing point? What will be freezing point? What will be freezing point of aqueous solution? Of aqueous solution. What will be freezing point of aqueous solution containing 5 gram of glucose per 100 gram of water. देखो बच्चे, क्वेश्चन ध्यान से समझ लो जरा। हमसे ये बोला गया है कि इतने मोलर सॉल्यूशन है केन शुगर का और उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है और वाटर में बना रहे हैं, ठीक, जबकि प्लेन वाटर का इतना होना था। वहीं पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट किसका पूछा है? जब 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इतने वाटर में। देखो बेटे, अगर सॉल्वेंट सेम है तो उसका केएफ सेम है, ये याद रखना। इफ सॉल्वेंट इज सेम तो केएफ इज सेम। अब हमें पता था डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफएम। सो बेटा केएफ जो आएगा वो डेल्टा टीएफ अपॉन एम होगा। क्यों जी? ठीक। अब ऑब्वियसली दोनों जगह वाटर ही है, दोनों जगह वाटर ही है, तो केएफ सेम होगा। तो हम लिखेंगे डेल्टा टीएफ फॉर केन शुगर by its modality should be equal to delta TF of glucose by its modality। इसका डेल्टा टीएफ हमें दे रखा है कितना? देखो, इसमें से ये माइनस करना है, दैट इज 273.15 माइनस 271, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलैलिटी इसकी कितनी है? 0.1539। ये डेल्टा टीएफ हमें निकालना है। इसकी मोलैलिटी गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इसका गिवन वेट मेरे को दिया है कितना? 5 ग्राम। यहां 5 ग्राम पुट कर दो। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180, यहां 180, यहां 5 पुट कर दो, यहां 180 पुट कर दो, यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 पुट कर दो। सब कुछ दिया है, डेल्टा टीएफ निकल आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बेटा सल्यूट पे केएफ डिपेंड नहीं करता, केएफ सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, सल्यूट पे थोड़ी केएफ डिपेंड करता है। तो सल्यूट अलग होगा तो केएफ अलग होगा, नहीं। केएफ किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है। सॉल्वेंट सेम तो केएफ सेम। तो यहां पे दो चीजों को ध्यान रखना है। सर साइड का इरेज मत करना सर, वो नोट करना। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मैं कह रहा सर साइड का इरेज मत करना, नोट करना है। देखो, हमारे पास दो चीजें आनी थी यहां पर। पहली बात, इफ
solvent is same but molality is different. If solvent is same but molality is different, ये केस 1 है, तो ऐसे ही करना था, डेल्टा TF1 अपॉन M1 शुड बी डेल्टा TF2 अपॉन M2. दो अलग अलग मोलैलिटीज हैं बट सॉल्वेंट सेम है. और वहीं पर बेटे अगर ऐसा हो जाता, एक दूसरा केस, इफ सॉल्वेंट इज सेम बट if solvent is different, rather if solvent is different, molality is same. अब ऐसा हो जाता कि solvent is different but molality is same, तो बेटा डेल्टा TF अपॉन KF1 इज इक्वल टू डेल्टा TF1, यहां पे 2 KF2, क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट का KF अलग अलग होता है. तो बेटे अगर आपका सॉल्वेंट डिफरेंट है, उसकी मोलैलिटी सेम है, तो हमने ये लगा दिया. सेम मोलैलिटी है लेकिन सॉल्वेंट डिफरेंट है, सॉल्यूट वाले डिफरेंट हो. और वैसे ही अगर आपका सॉल्वेंट सेम है बट मोलैलिटी डिफरेंट है, तो ये लगा दो. बोलो भाई क्लियर होगा कि नहीं होगा? अगली कहानी देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज. हमसे अगले क्वेश्चन में कहा है कि an aqueous solution freezes at 273. Freezes at 273. ठीक, 272 कर लो. 272 Kelvin. Aqueous solution freezes at 272 Kelvin. Find the boiling point. Find the boiling point. Find the boiling point. ठीक, if KF of water, क्योंकि वाटर में ही है, 1.86 Kelvin kg per mole, and KB of water 0.52 Kelvin kg per mole. ठीक है दोस्तों, यानी एक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है और आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है. सॉल्यूशन सेम है, तो हमें पता है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM और डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM. यहां से M आ गया, डेल्टा TB अपॉन KB, और यहां से M आ गया डेल्टा TF अपॉन KF. बेटा सॉल्यूशन तो सेम है, तो मोलैलिटी तो सेम है ना. सो डेल्टा TB अपॉन KB डेल्टा TF अपॉन KF. बेटा डेल्टा TB कितना है वही तो निकालना है सर. बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन निकालेंगे तभी तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा. KB कितना है सर? 0.52 है. डेल्टा TF बेटे 273, तो इसका क्या है? 272, तो इसका क्या है? 272 क्या है बेटा इसका? फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट. तो डेल्टा TF कितना होगा? 273 माइनस 272 यानी 1 ले लो, या बहुत एग्जैक्ट लेना है 1.515 ले लेना, क्योंकि इट इज 273.15 होता है ना. और KF दिया है
1.86 डेल्टा टीबी निकाल लो 1.15 इंटू 0.52 अपॉन 1.86 बेटा डेल्टा टीबी आ गया। अब डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी डिग्री। टीबी डिग्री 100 डिग्री होता है तो टीबी डेल्टा टीबी प्लस टीबी डिग्री। यहां से डेल्टा टीबी निकाल लिया पुट कर दिया। टीबी तो 100 डिग्री होता ही है, यहां से बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया। बोलो बेटे ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर एक ही सॉल्यूशन का बेटे फ्रीजिंग पॉइंट दिया बॉइलिंग पॉइंट निकालना या बॉइलिंग पॉइंट दिया फ्रीजिंग पॉइंट निकालना तो मोलालिटी तो सेम है ना। तो सिंपल बात है डेल्टा टीबी बाय केबी इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाय केएफ क्योंकि मोलालिटी सेम है। बोलो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हो? जल्दी बोलो जल्दी, शाबाश, टाइम नहीं है अभी और क्वेश्चन है मेरे पास। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं, एक और क्वेश्चन करवाता हूं, मस्त क्वेश्चन है। What is the weight of glucose? What is the weight of glucose added to water? Added to water. What is the weight of glucose added to water? Yeah, added to 500 gram of water. 500 gram of water to get a difference of 105 degree in its boiling point and freezing point. ठीक, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, जबकि केएफ दे रखा है 1.86 और केबी दे रखा है 0.52। क्वेश्चन समझो पूरा कितना वेट हम सॉल्यूट का डाले हैं, ग्लूकोज का डाले 500 ग्राम वाटर में, ताकि हमारे पास जो डिफरेंस आ जाए ना बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का वो 105 डिग्री आ। अब एक बात बताओ, नॉर्मली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है? यस मुदिता आप ही बता दो। चलो कार्तिकेयन आप बताओ। यस सनी शाबाश। कार्तिकेयन मैंने क्वेश्चन पूछा नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में फर्क कितना है? ऑब्वियसली 100 डिग्री, पर यहां हमें कितना डिफरेंस चाहिए? 5 डिग्री ज्यादा, 105 डिग्री चाहिए। तो ये जो 5 डिग्री ज्यादा होगा ये किसके बराबर होगा? थोड़ा सा एलिवेशन थोड़ा सा डिप्रेशन, दोनों को मिला के। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 5 डिग्री एक्स्ट्रा चाहिए ना हमारे को, that should be equal to delta TF plus delta TB। कुछ एलिवेशन बड़ा होगा, कुछ बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा और कुछ फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ होगा। क्यों जी? तो 5 डिग्री विल बी इक्वल टू KFM प्लस KBM। बेटे M को कॉमन निकाल लो, 5 डिग्री इज इक्वल टू KF प्लस KB इंटू M। तो 5 डिग्री इज इक्वल टू KF प्लस KB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000।
तो देखो भाई, वैल्यू पुट कर दो। 5 डिग्री या 5 इज इक्वल टू KF 1.86, KB 0.52, WB निकालना है इन 2000, मोलर मास किसका, ग्लूकोज का 180, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500। क्या हम इस वैल्यू से ये निकाल सकते हैं? बोलो भाई, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? नॉर्मली डिफरेंस हो रहा था 100 का, लेकिन ये आया अब 105 डिग्री का। अब ये 5 डिग्री एक्स्ट्रा क्यों हुआ यार? अरे कुछ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कुछ फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। सो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ मिला के 5 डिग्री के बराबर हो गया होगा, इसलिए 5 डिग्री ज्यादा डिफरेंस आ गया, नहीं तो 100 का फर्क आना था। तो हमने लिख दिया 5 इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ प्लस डेल्टा टीबी, उसकी वैल्यूज पुट की, एन को कॉमन लिया, पुट किया। बोलो बेटा, क्वेश्चन निकल गया? जाओ जाके मिलाओ कॉपियां।